मेरी नंद अंधी थी, मगर अक्सर रात को मुझे बाहर से चलने की आवाजें आती थीं। मेरी जरा सी आहट पर आंख खुल जाती। एक रोज तजस्सुस के मारे बाहर निकली तो नंद को चलते देखा। रात के इस पहर जीरो बल्ब जल रहा था। नीम अंधेरे में वो मजे से चल रही थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई। सुबह शोहर से जिक्र किया तो इसने ये कहा उसे नींद में चलने की बीमारी है, मगर मुझे मामला कुछ और लग रहा था। एक रोज फिर से आहट की आवाज आई और किसी लड़के के बोलने की आवाज आई। जैसे ही नंद को लड़के के साथ देखा, मैंने शोर मचाकर घर वालों को इकट्ठा किया। तो मुझसे पहले नंद बोली, भाभी रात के अंधेरे में इस लड़के के साथ। ये सुनकर पैरों तले से जमीन निकल गई। जब शोहर ने मुझे बालों से पकड़कर, मेरी जब से शादी होकर इस घर में आई थी, मेरी तो जैसे जिंदगी अजाब बन के रह गई थी। सास नंदे तो किसी काम में हाथ नहीं बटाती थीं, बस अपनी ही दुनिया में मगन रहती थीं। मरियम तो चले अंधी थी, इसे नजर नहीं आता था, मगर नूर और मेरी सास तो हट्टी कट्टी थीं। वो तो मेरे साथ घर के कामकाज में मदद करवा सकती थीं, मगर ना जी, वो तो बिस्तर से पाँव नीचे उतारने पर भी रजामंद नहीं थीं। मेरी छोटी नंद, जिसका नाम नूर था, वो कॉलेज में पढ़ती थी, और मेरी सास हर वक्त बात बात पर मुझे यही कहती थी कि मेरी बेटी तो कॉलेज में पढ़ रही है, वो अपनी तालीम हासिल कर रही है, इसे किसी काम के लिए मत कहा करो, इसकी पढ़ाई का खर्च होता है। मैं ये सुनकर खून के घूंट पीकर रह जाती कि मैं आप लोगों की मुलाजमा हूँ क्या, जो सारे घर के काम सार अंजाम देती हूँ, और आप तीनों बिस्तर तोड़ती रहती। मैं जब अपने शोहर से इस बारे में बात करती तो वो गुस्से से मुझे ही डांट कर खामोश करवा दिया करते। उन्हें तो बस अपनी बहनों और माँ से ही गर्ज था। यूं भी वो अपनी माँ और बहनों के खिलाफ कोई बात सुनने पर रजामंद ही नहीं थे। मेरी दोनों नंदों की आपस में बहुत बनती थी। हर वक्त वो दोनों सर जोड़े न जाने आपस में क्या क्या बातें करती रहती थीं। जैसे ही मैं इन दोनों के पास जाती तो वो दोनों मुझे देखकर खामोश हो जाती। कई दफा तो इनकी बातें मैं सुनकर चौंक जाती। मेरी छोटी नंद जो कॉलेज में पढ़ने जाती थी, अक्सर इसके लबों पर किसी लड़के का जिक्र होता था, और वो इसके बारे में जब अपनी बहन को बताती तो इसके चेहरे पर भी इश्तियाक नजर आता। मैं ये देखकर हैरान रह जाती कि वो कैसी बड़ी बहन थी। इसे तो अपनी छोटी बहन को इस चीज पर रोकना चाहिए था, इसे समझाना चाहिए था, मगर वो बजाय इसे टोकने के इसकी बातों पर इसे मजीद छेड़ देती थी। और यकीनन इन सब से मेरे शोहर और मेरी सास दोनों ही नावाकिफ थे। मेरे शोहर बहनों को बिल्कुल पाठसा समझते थे। इनके नजदीक इनकी बहनों में कोई खामी नहीं थी। मेरी सास, वो तो अपनी घर की जिम्मेदारियों से जैसे बरिजुमा हो गईं। सारा दिन वो मोहल्ले में गश्त करती रहती, किसी के घर क्या हो रहा है, किसकी बेटी का किसके साथ चक्कर था, किसका बेटा घर पे लेट वापस आता था, किसकी बहू कैसी थी। मेरी सास को इन सब बातों की खबर होती, और वो मजे ले लेकर लोगों की घरों की बातें, इनके राज अपने घर में एक दूसरे के साथ बयान करती, और मैं इन सब की बातें सुनकर खौफ से कांप कर रह जाती कि इस औरत की अपनी भी दो बेटियां हैं, और ये किस तरह लोगों की बेटियों पर बात करती है, कि इसे बिल्कुल भी खौफे खुदा नहीं। मगर मैं ऐसा महज सोच सकती थी, मैं ऐसा कहकर सब लोगों को अपना मुखालिफ नहीं कर सकती थी। और अब तो मैं उम्मीद से थी। मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ज्यादा खराब रहने लगी। रात को सोते हुए मेरा जी मितलाने लगता था। मैं नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठती थी। आज भी मेरा अपने कमरे में दिल घबरा रहा था। मैं फिर टहलते हुए कमरे से बाहर निकलकर आ गई। काफी देर तक मैं सीहन में इधर उधर घूमती रही। तब मुझे छत पर से किसी की बातें करने की आवाज सुनाई दी। मैं हैरान रह गई कि छत पर इस वक्त कौन था। मुझे अपनी छोटी नंद पर शक हो रहा था, क्योंकि अक्सर इसके मुंह से मैंने किसी लड़के का नाम सुना था। अब इसको रंगे हाथों पकड़ने का ख्याल ही सनसनीखेज था। पहले तो मैंने सोचा कि अपने शोहर को जगा दूं, मगर फिर मैं सोचने लगी कि हो सकता है कि ये मेरी गलत फहमी हो, क्योंकि छत पर जो कमरा था, इसमें अक्सर मेरी छोटी नंद पेपर की तैयारी करने के लिए जाती थी, और अक्सर रात को वहीं पे सो जाती थी। ये भी हो सकता है कि वो पढ़ रही हो, और खामख्वाह में मुझे अपने शोहर से डांट पड़ जाए। यही सोचकर मैं खामोशी से दबे पैर छत पर आ गई, मगर आखिरी सीढ़ी पर मैंने एक बिल्ली को खड़े देखा। इसे देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। तभी छत पर मुझे किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने संभलते हुए कदम उठाया।
जब छत पर आई तो अगला मंजर देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। मेरे सामने छोटी नंद की बजाय बड़ी नंद खड़ी थी और वो इस वक्त छत पर अकेली थी। मैं हक्का बक्का होकर इसे देख रही थी। वो तो अंधी थी, इसे तो नजर भी नहीं आता था। तो फिर वो छत पर क्या कर रही थी? वो कैसे आई थी? मैं इसके पास जाकर इससे जब ये पूछने लगी तो वो यूं हड़बड़ा गई जैसे नींद से जाग उठी हो। और अब जब मैंने इससे इस बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। मुझे इसकी दिमागी हालत पर शुबा हो रहा था। इसके चेहरे के तासुरात अजीब से थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो झूठ बोल रही हो। वो भी इसका अकेले छत पर आना तो मुमकिन ही नहीं था। इसे तो नजर ही नहीं आता था। मुझे शक गुजरने लगा कि कहीं मेरी छोटी नंद तो इसे पकड़कर ऊपर नहीं लाई। यकीनन ये सारा कारनामा मेरी छोटी नंद का था, क्योंकि मरियम तो मासूम लड़की थी। इसने तो अपनी आंखों से कब का दुनिया को देखा ही नहीं। वो तो खुद दूसरों की मोहताज थी। वो बेचारी भला ऐसे कैसे कर सकती थी? मैं बड़ी मुश्किल से इसे सहारा देकर नीचे लाई। मेरी अपनी भी तबीयत खराब थी। मेरे लिए इसे सहारा देना आसान नहीं था, मगर आधी रात को मैं किसी को जगा भी नहीं सकती थी, वरना सब मुझसे यही पूछने लगते कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। इसे इसके कमरे में छोड़ने के बाद मैं फिर से अपने कमरे में आ गई और मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल भाल गई थी। मरियम अपनी माँ और बहन की निस्बत बहुत ज्यादा बेहतर थी। अगले दिन जब मैं शाम का खाना बना रही थी तो वो लाठी टेकते हुए मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि मैं आपके काम में मदद करवा दूं। मुझे इस पर बेसाख्ता प्यार आ गया और मैं इसे कहने लगी, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं काम कर लूंगी। और वैसे भी तुम मेरी क्या मदद करवा सकती हो? हाँ, वो फीके से अंदाज में हंस पड़ी और कहने लगी कि आपकी शादी से कुछ साल पहले तक मैं बिल्कुल ठीक थी और घर के सारे काम मैं खुद ही करती थी। मगर अब अपनी मजदूरी की वजह से मैं कोई भी काम करने से कासिर हूँ, वरना मैं आपकी जरूर मदद करवा देती। मुझे अम्मी और नूर पर बहुत गुस्सा आता है। वो आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? जरा सी हमदर्दी पाकर ही मेरा दिल भर आया। मैं इसे कहने लगी, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, और वैसे भी घर के कामकाज तो औरत ही करती है। तुम किसी किस्म का वहम मत पालो। इसकी जरा सी हमदर्दी पाकर ही मेरे दिल में इसके लिए नरम जज्बात पैदा हो गए। अब रात को अक्सर ही मेरी आंख खुल जाती थी और मैं बेचैनी से कमरे में टहलने लगती। इस दिन भी मैं कमरे में टहल रही थी जब मेरी नजर खिड़की से बाहर पड़ी तो बाहर मरियम चलते हुए सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि वो फिर से छत पर जा रही थी। वो कहीं गिर ना जाए। जैसे ही मैं बाहर आई तो इसको इस अंदाज में देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो देख सकती है। वो पूरे होशो हवास में सीढ़ियों पर कदम उठा रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे नजर ही नहीं आता। मैंने इसे आवाज दी तो वो अपनी जगह पर रुक गई और फिर चौंकते हुए कहने लगी कि मैं कहाँ हूँ। इसे देखकर मैं घबरा गई। फिर से इसे सहारा देकर मैं नीचे लाई और इसे कहने लगी कि तुम छत पर जा रही थी। इसके अब चलने का अंदाज बदल गया था। इस बात से मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे वो झूठ बोल रही थी। वो अंधेपन का नाटक कर रही थी। इसे नजर आता था, मगर वो झूठ क्यों बोल रही थी? अगले ही दिन मैंने शोहर को जब ये बात बताई तो वो कहने लगे कि इसे अक्सर नींद में चलने की आदत है। ये कोई अनहोनी बात नहीं। तुम इस बात को अपने जहन पे सवार मत करो। मगर मैं चाहकर भी रात वाले मंजर को भूल नहीं पा रही थी। इसके चलने का अंदाज बार बार मेरी नजरों के सामने आ रहा था। अक्सर ही वो दोनों बहनें खुसर पुसर करते हुए किसी के बारे में बात कर रही होती थीं, और तब जब मैं इनके पास जाती तो वो बिल्कुल खामोश हो जाती, जिसकी बिना पर मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर वो कौन शख्स था जिसके बारे में वो मेरे सामने बात नहीं कर सकती थी। मैं अब इस बारे में जितना सोचती जा रही थी इतना ही उलझती जा रही थी। अब मैंने इस बात का फैसला कर लिया कि मैं अपनी नंद को नंगे हाथों पकड़कर ही रहूंगी। अब मैं इस पर नजर रखने लगी। ऐसे लगने लगा था जैसे वो मुतात हो गई हो। दिन भर इसका रवैया ऐसे होता जैसे कि वो वाकई आंखों से मजबूर हो। मगर मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता था कि ये सब नाटक है। इसकी माँ और बहन ये सब जानती हैं। इस रात फिर से जब मैंने इसको सीढ़ियों पर जाते हुए देखा, तब की बार मैं खामोशी से फासला रखकर इसके पीछे चलने लगी।
इस बार मैं इसको एहसास नहीं दिलाना चाहती थी कि मैं इसका पीछा कर रही हूँ। जैसे ही छत पर आई तो इसकी बातें करने की आवाज सुनाई दी। अब जूं ही मैं छत पर आई तो आगे का मंजर देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। वहां पर एक लड़का था और वो दोनों एक दूसरे में इस वक्त ऐसे खोए हुए थे जैसे इन्हें इर्द गिर्द का होश ही नहीं था। मैं बुरी तरह से चलाने लगी। इस बात का भी मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी नंद झूठ बोल रही थी, वो महज नाटक कर रही थी। जैसे ही मैंने शोर मचाना शुरू किया तो वो लड़का वहां से भागने लगा, मगर मैंने इसका बाजू पकड़ लिया। तभी घर के तमाम अफराद भी छत पर आ गए। वो हम दोनों को देखकर हैरतजदा रह गए। मेरे शोहर ने मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये लड़का कौन है? इससे पहले कि मैं कोई बात कहती, मेरी छोटी नंद चिल्लाकर बोली कि भाभी का इस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और आज हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। इससे पहले कि मैं अपनी सफाई में कुछ बोलती, अचानक ही मेरे शोहर ने मुझे बालों से पकड़ा और मुझे घसीटते हुए कमरे में ले आए। मैं अपनी नंदों की चालाकी पर हैरान थी कि किस तरह से उन्होंने मेरी बात मुझ पर ही पलट दी। मैं बेगुनाह होते हुए भी फंस गई थी। मेरे शोहर मुझ पर इतबार करने को तैयार ही नहीं थे। कमरे में लाने के बाद उन्होंने मेरे मुंह पर कितने ही थप्पड़ मारे, मुझे बहुत गालियां दी, मुझे कोसने लगे, मेरी तरबियत पर सवाल उठाया और यहाँ तक कि मेरे माँ बाप को भी बुरा भला कहा जिन्होंने मेरी ऐसी तरबियत की थी। मैं सब कुछ सर झुकाए सहमे हुए अंदाज में सुन रही थी। मेरे माँ बाप मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। मुझे मेरे मामू ने पाला था। मैं यतीम थी। मामी ने शादी के वक्त मुझे ये बात ज़हनशीन करवाई थी कि अब मैंने अपने शोहर के घर में ही रहना है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, मुझे अपने शोहर का घर नहीं छोड़ना। हर मुश्किल और परेशानी में अपने घर में खुद ही रहकर मुकाबला करना है। और अब जब मुझे मेरे शोहर ने छोड़ने की धमकी दी तो मैं इसके पैरों में गिर गई और इनसे कहने लगी कि आप जो समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं। अब मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको एतमाद में लेना चाहिए था। मुझे आपको हकीकत पहले ही बता देनी चाहिए थी, मगर ये मेरी गलती है कि मैंने आपको सारी हकीकत से ला इल्म रखा, आपको कुछ ना बताया। मगर वो मेरी कोई बात सुनने पर तैयार ही नहीं थे और अब की बार वो गुस्से से धाड़ कर बोले कि तुम अपने गुनाह को छुपाने के लिए मेरी बहनों पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आकर अपनी बहनों पर शक करने लगूंगा? तुम्हारी जैसी नहीं है वो, तुम्हारी तरह बदकिरदार नहीं है वो। इससे ज्यादा सुनने की मुझ में ताब नहीं थी। मैंने इनके आगे हाथ जोड़ दिए। इन्हें कहने लगी, क्या मुझे छोड़ नहीं सकते? मेरे खानदान वाले बातें बनाएंगे, मुझे कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। तब वो कहने लगे कि मैं अभी तुम्हें नहीं छोड़ रहा। जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक तुम इसी घर में रहोगी, मगर आज के बाद मैं तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा और ना ही तुमसे कोई ताल्लुक रखूंगा। तुम्हारा इस घर में कयाम तब तक रहेगा जब तक तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे देती, और इसके बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। कुछ समझ नहीं आता था कि अब क्या करूं। शोहर का बदलता हुआ रवैया मेरी जान लेने के लिए काफी था। दूसरी तरफ मेरी नंद भी अपनी कार्रवाई में मसरूफ थी, मगर फिर सब कुछ बदलने लगा था। मेरे लिए अपने शोहर का बदलता रवैया बहुत ज्यादा दुख का बाइस था। पूरा पूरा दिन मैं रोते हुए गुजार दिया करती। 2 दिन गुजर चुके थे, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इस हालत में होने के बावजूद भी मैंने खाना भी बराए नाम खाया। 2 दिन के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि कब तक तुम्हारा ये शौक चलेगा? अब बस भी करो ये ड्रामा और कमरे से बाहर निकलो। इनकी बात सुनकर मैंने इन्हें दुख भरी नजरों से देखा। ऐसे कैसे मुमकिन था कि वो हकीकत से नावाकिफ हों, वो सच ना जानती हों? ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि वो अपनी बेटी की असलियत से बेखबर हों। वो कैसे बेखबर रह सकती थीं? जब मैंने इन्हें गहरी नजर से देखा तो वो नजरें चुराकर कहने लगी कि मियाँ बीवी की आपस में 100 बातें हो जाती हैं और तुमने भी तो गलती की है। जो भी है, तुम्हें अपनी गलती को मानकर इनसे माफी मांग लेनी चाहिए। वैसे भी मर्द का दिल औरत के हवाले से बहुत ज्यादा हसास होता है। अभी वो गुस्से में है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। वो इस बात को भूल जाएगा। तुम कमरे से बाहर निकलो, अपने घर को देखो, अपनी हालत संवारो।
इस तरह उजड़ी हुई हालत में वो क्या तुम्हें खाक देखेगा? इनकी बात ठीक थी, मगर वो मेरी हमदर्दी की बजाय ये सब इसलिए कह रही थीं कि अगर मैं कमरे में पड़ी रही तो घर के काम काज कौन करेगा? ये सारे काम तो इन्हें और इनकी बेटियों को देखने पड़ेंगे। ये सोचकर मैं जहरखंद अंदाज में मुस्कुरा दी और इन्हें कहने लगी कि फिक्र मत करें, जब तक मैं इस घर में हूँ, जब तक मेरे जिस्म में सांसें बाकी हैं, तब तक मैं आपकी खिदमत करूंगी। आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। मेरे अंदाज में तंज था, जिसे वो समझकर भी नजरअंदाज कर गईं। इसके बाद मैं फिर कमरे से बाहर निकल आई और रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गई। शाम को जब मेरे शोहर घर आए तो उन्होंने हस्बे मामूल मुझे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने मेरी तरफ कोई तवज्जो ना दी। इनके नजरअंदाज करने से मेरा दिल कट के रह गया। फिर जब रात को मैं कमरे में गई तो उन्होंने मुझे हाथ से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। मुझे कहने लगे कि आज के बाद तुम इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकती, निकलो यहाँ से, तुम इस काबिल नहीं। इस तजलील पर मेरी आंखें फिर से भर आईं। मैं बुरी तरह से रोने लगी थी। फिर मैंने खुद ही अपने आंसू पोंछे। जानती थी कि मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। आधी रात को फिर से मैंने अपनी नंद को छत पर जाते हुए देखा, मगर अब की बार मैंने इसका पीछा नहीं किया। मैं जानती थी कि वो क्या गुल खिलाने जा रही थी, मगर इसके बावजूद भी मैं अपनी जगह पर ही खड़ी रही, क्योंकि मैं इसकी ज़ात से जो नुकसान उठा चुकी थी, इसका खमियाजा मैं अभी तक भुगत रही थी। मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस गलती का मदावा कैसे होगा। मेरे शोहर ने तो अपनी बहनों की तरफ से आंखें बंद कर रखी हुई थीं। अगर वो ये सब अपनी आंखों से देख भी लेते, तो भी इस सब को वो अपनी नज़र का धोखा समझते, क्योंकि इनकी दोनों बहनें बहुत मासूम थीं, जबकि बड़ी बहन तो अंधी थी, इसे तो नज़र ही नहीं आता था। और वो भला ऐसे कैसे कर सकती थी? यकीनन वो नींद में चलते हुए वहां तक पहुंची थी। अब हर रोज ही मैं अपनी नंद को छत पर जाते हुए देखती थी, जो बेखौफो खतर ये काम करने लगी थी। इसे पहले मुझसे खतरा था, मगर अब तो मैं इसके रास्ते से निकल चुकी थी और अब इसे एहतियात करने की क्या जरूरत थी। यूं भी इसके साथ इसकी माँ और बहन दोनों ही शामिल थे और ऐसे में इसका पुरएतमाद होना बनता था। मगर अब मैं खामोश थी। सच खुद ही सबके सामने आ जाएगा और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं पाक दामन हूँ। वो मुझे कभी रसवा नहीं होने देगा। अपने शोहर के सिवा मैंने किसी गैर मर्द का तस्वुर भी नहीं किया। पिछले कुछ दिनों से घर की फिजा अजीब सी थी। दोनों नंदे और मेरी सास गुमसुम और परेशान सी नजर आने लगी थी। मेरी बड़ी नंद की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। हर वक्त मेरी सास भी न जाने क्या सोचती रहती थी। एक दिन वो मेरी नंद को कहीं पर ले गई और फिर जब वापस आई तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो नंद को बुरी तरह से मार रही थी, इस पर चिल्ला रही थी। इनकी बातें मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही थीं, क्योंकि इन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ था। मगर मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो अपनी बेटी को बुरी तरह से मार रही थीं और वो रोते हुए अपना बचाव करने की कोशिश कर रही थी। मैं हैरान परेशान रह गई कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही थीं। वो तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थीं। उन्होंने तो कभी इनके साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। और अब ऐसा क्या हो गया था कि तीनों माँ बेटियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, जबकि मेरे शोहर का रवैया नॉर्मल था। वो रूटीन के अंदाज में ही घर में आकर खाना खाने के बाद सो गया। पिछले काफी दिनों से इस घर की यही रूटीन थी। वो किसी से भी बात नहीं करता था और घर आने के बाद वो अपने कमरे में चला जाता था। इसकी हालत देखकर मैं कुढ़ती रहती थी और सोचती थी कि मैं सही होने के बावजूद भी अपने शोहर की नज़र में गलत हूँ। मैं खुद को इसकी नज़रों में कैसे सही साबित कर सकती हूँ? घर में सब क्या हो रहा था, मैं इस सब से बिल्कुल बेखबर थी। जूं जूं मेरे बच्चे की विलादत के दिन करीब आ रहे थे, ऐसे में मुझे अपने शोहर की धमकी याद आ जाती कि बच्चे के बाद वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा, मुझसे तल्लुक खत्म कर देगा। और मैं ये सोचकर ही जी जान से कांप के रह जाती। इसके बगैर रहने का तस्वुर ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अगले दिन जब मैं मामूल की तरह उठकर नाश्ता बनाकर घर के बाकी के कामकाज कर रही थी, तब मेरी सास जले पैर की बिल्ली की मानद घर में चक्कर लगा रही थी। तब मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी बड़ी नंद ने सुबह से कमरे का दरवाजा नहीं खोला था और मेरी सास परेशान थी कि वो अभी तक अपने कमरे में बंद क्यों थी। काफी देर गुजर गई, मुसलसल दस्तक देने पर भी जब इसने दरवाजा नहीं खोला,
तो उन्होंने फिर मोहल्ले के चंद लड़कों को बुलाया। इनकी मदद से जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो अंदर का मंजर देखकर हम सब हक्का बक्का रह गए, क्योंकि सामने अब जब मैंने घर की बदलती फजा देखी तो मुझे ऐसे लगने लगा जैसे घर में कुछ ऐसा है जो मेरी नजरों से ओझल है, जो मेरे सामने होकर भी मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं इसी बात की खोज में थी कि वो दिन हम सब के लिए क्यामत का दिन साबित हुआ। और जब इस नंद के कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे से मेरी नंद की लाश मिली। इसने खुद को पंखे से लटकाकर फांसी लगा ली थी। इसने खुदकुशी कर ली थी, खुद को मौत के हवाले कर लिया था। इस बात का अच्छा खासा तमाशा बन गया, पुलिस केस भी बन गया था। मेरे शोहर ने बहुत मुश्किल से मीडिया और पुलिस वालों को निपटाया। और फिर जो कहानी मंजरे आम पर आई, इसे सुनकर सभी शर्म से पानी पानी हो गए। मेरे शोहर ने तो घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था और अब तो वो सभी से नजरें चुराने लगे थे। इस सब से मेरी बेगुनाही तो साबित हो गई, मगर जो तकलीफ मैंने देखी थी और जो तकलीफ अब मेरे शोहर झेल रहे थे, इसका मदावा कौन कर सकता था। मेरी छोटी नंद के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान आन खड़ा हुआ था। मेरी नंद का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में इसकी वक्ती तौर पर नजर चली गई, मगर कुछ टाइम के बाद इसे नजर आना शुरू हो गया। ये बात इसकी माँ और बहन को तो पता थी, मगर इसने यह बात अपने भाई से छुपा कर रखी थी, क्योंकि इसका भाई इसके खानदान में शादी करना चाहता था। इसका रिश्ता तय कर दिया गया था, जो कि इसकी नजर चले जाने की वजह से खत्म हो गया। और वो जिस लड़के को पसंद करती थी वो इस वक्त दुबई में मुकीम था और इसका शुमार मोहल्ले के आवारा तरीन लड़कों में होता था। मेरे शोहर के साथ इस लड़के की बहुत बार लड़ाई हो चुकी थी। मेरे शोहर की इस लड़के के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। अब जब वो लड़का वापस आ चुका था तो मेरी नंद इससे छुप छुप कर मिलती थी। वो इसके साथ शादी करना चाहती थी, मगर वो लड़का महज इसे इस्तेमाल कर रहा था और मेरे शोहर को सबक सिखाना चाहता था। फिर इन मुलाकातों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया और वो इन सब के दौरान हमला हो गई। जब मेरी सास को ये बात पता चली तो उन्होंने लड़के पर जोर देना शुरू कर दिया कि वो इसके साथ शादी कर ले, मगर वो लड़का इस बात से साफ मुकर गया। फिर वो अपनी जान छुड़ाकर दोबारा से वापस चला गया और अब इसके घर वाले भी कोई बात सुनने पर तैयार नहीं थे। अब जब मेरी नंद को मोहब्बत में धोखा मिला, वो लड़का जिसके लिए इसने सब कुछ किया था उसे छोड़कर चला गया, तो इसने फिर बदनामी के डर से खुदकुशी कर ली। वो अब किसी का भी सामना नहीं कर सकती थी। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक था। मेरी सास के लिए सजा थी। इसने जानबूझकर अपनी बेटी की गलतियों से चश्मपोशी की कि तभी इसे ये दिन देखना पड़ा। मेरे शोहर ने मुझ पर एतबार करने की बजाय मुझ पर शक किया और जो कुछ इसे किसी ने बताया इस पर यकीन कर लिया। इसके लिए भी बहुत बड़ा धचका था। मेरे साथ मेरा शोहर बिल्कुल पहले जैसा हो गया, मगर अब इसके दिल में अपनी माँ और छोटी बहन के लिए मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही। और फिर मेरे शोहर ने छानबीन करके मेरी सास की मर्जी के बगैर ही मेरी छोटी नंद की शादी तय कर दी। इन हादसात ने मेरी सास को भी बहुत ज्यादा बदल दिया था और अब मेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून है। तो नाजरीन, मजीद इस तरह के सबक आमोज वाकयात और कहानियां सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया।